नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ से एक दो चीजें करी गई अबाउट दी H1B। उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि जीसीसीज के बारे में हमने कुछ बात करी थी पहले भी एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। बट इंटरेस्टिंगली जर्मनी के जर्मनी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भाई वी वेलकम इंडियंस। जो लोग वहां पर अमेरिका नहीं जा सकते थे, डिडंट रियली स्पेसिफिकली से इट, बट उन लोगों ने बोला कि भाई वी वेलकम इंडियंस। आप यहाँ पर आइए, आप क्वालिफाइड हैं, ये वो दिस दैट। सो एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जापान का भी एक दो इंडस्ट्रियलिस्ट की मैं कल स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था। दे आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि भाई वहां से अच्छा नहीं जा रहे तो वी विल वेलकम, वी विल टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फिगर आउट हाउ टू मूव फॉरवर्ड आवर मोबिलिटी एग्रीमेंट। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स एज फार एज दैट, बट गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ मूव्स करी गई हैं। बात करते हैं पतिकर साहब से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। देखिए, अभी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स से, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए ऑब्वियसली है। और ऐसा नहीं है कि वहां से प्रॉब्लम हो रहा है तो इंडिया दूसरे देशों को सरकार की तरफ से बोला जाएगा कि हमारे लोगों को ले लो। ऐसा नहीं होगा कभी। जो भी जहां जहां थोड़ा यू नो वैक्यूम या वॉइड है, जहां पे पोटेंशियल है, इंडिया अपग्रेड कर सकता है। इंडिया वो कोशिश करेगा। देखिए, मैं जैसे कि जीसीसी की बात जो हो रही है, जीसीसी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1800 से 1900 जीसीसी है, बट उनके कंसंट्रेशन 6-7 शहरों में ही है। तो अभी जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आप देखेंगे कि बीपीओ, पूरा जो बीपीओ इंडस्ट्री है, वो पिछले 10 साल में काफी सारे बीपीओ टायर 1 सिटी से टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी गए गए हैं। तो अगर ये जीसीसी जो लेगेसी बिजनेस आउटसोर्सिंग जो होता था प्रोसेसेस, अभी वो जीसीसी का बेसिक मतलब ही है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में कि कोई कंपनी अपने कटिंग एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी इंडिया में कर रहा है, सिर्फ बैक ऑफिस ऑपरेशंस ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो उसमें भी एक पोटेंशियल देख रहा है कि क्या इसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्या इसको हम स्प्रेड कर सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री, ताकि और डाइवर्स मैन पावर इसमें इन्वॉल्व हो सके, ताकि दूसरे शहर भी इसका एक लाभ उठा पाए इन टर्म्स ऑफ इसके इसके इर्द गिर्द जो अलग एक इंडस्ट्री डेवलप हो जाता है व्हेन यू हैव सर्टेन लार्ज नंबर ऑफ such organizations putting up their offices. So that's one part of it. Secondly, दो चीज देखना है। देखिए, जैसे एक तो वो मागा वाला इशू है जिसके वजह से ये सम और दी अदर टाइम वुड हैव हैपेंड, क्योंकि ट्रम्प उतना रैशनली नहीं देखेगा, उसको देखना दिखाना है रादर देन टेलिंग टू द मीडिया। रियलिटी में क्या होगा वो पता नहीं, बट वो मीडिया में बोलेगा कि हमने ये रोक दिया है, वो कर दिया। एंड ओवरऑल अगर आप देखें, इट इज नॉट अबाउट दिस H1B वीसा इशू। ओवरऑल अगर आप देखें, eventually for Indians, life is not going to be easy in United States. This is a reality. नाउ अगर आप देखें इसका टाइमिंग, जिस तरह से बाकी जितने चीज किया गया, ये जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है, मान लीजिए कि 1.5-2 लाख लोगों का चैलेंज होगा ये, जो जिसको रेडीमेड H1B वीसा मिलता था, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने 15 या 20 करोड़ लोगों की लाइवलीहुड बचाया है बाय नॉट ओपनिंग अप दो सेक्टर्स, वो पोल्ट्री, फिशरीज, डेयरी, एग्रीकल्चर। लेकिन ये जो 1.5-2 लाख लोग हैं जो शहर में रहते हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए क्योंकि वो चैलेंजेस आएगा, और ये सबसे ज्यादा वोकल है। जब मीडिया में इसके ऊपर बात होगी ना, देखो H1B वीसा बंद हो गया है, ए सेक्शन ऑफ द मीडिया वो नहीं बोलेगा कि ठीक है, दिस इज अ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, बट ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है टेम्पोररीली क्योंकि इंडिया के सरकार ने 15 से 20 करोड़ लोगों की लाइवलीहुड बचाया है। वो नहीं बोला जाएगा। ये एब्सोल्यूट टर्म्स में सिर्फ इतना ही दिखाया जाएगा, देखो ये प्रॉब्लम है। और एक जैसे विपक्ष की तरफ से हम लोग देख रहे हैं, कुछ नेता वो कोशिश कर रहा है इसको एक मुद्दा बनाए कि इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। सो व्हाट इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू इज दिस, पॉलिटिकली उसको जैसे डील करना है वो डील करेगा, बट यू ऑल्सो हैव टू क्रिएट ऑल्टरनेट एक आप स्ट्रक्चर बनाइए वेर यू कैन एब्जॉर्ब दिस टैलेंट। ये तो आपके टैलेंट है, आपके देश में वो इंजीनियरिंग पढ़ा है, क्वालिफाइड भी है, तो यू विल ट्राई टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज जहां पे यू कैन एब्जॉर्ब देम।
तो जीसीसी क्या होता है कि दिस इज इन द शॉर्ट रन द बेस्ट हिट पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ आप कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ताकि और जीसीसी आए. दिस इज द shortest route, but eventually it will not be restricted to GCC alone. जैसे सेमीकंडक्टर में ही इंडिया कम से कम 18 से 20 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है. जैसे एआई बेस्ड जो स्टार्टअप्स है या फिर जो एआई का एक मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें भी आप देखेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ पुश बाय द गवर्नमेंट, ताकि यहाँ पे वो एक इकोसिस्टम बने कि कंपनीज कैन सेट अप बेसिस हियर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. हो रहा है, कुछ कुछ तो डेफिनेटली हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम फॉरेन कंपनीज कमिंग एंड सेटिंग अप बेसिस हियर, इंडिया को भी पुश दिया जा रहा है स्टार्टअप्स को. फिर उसके बाद टू एब्जॉर्ब दिस टैलेंट इन अदर एरियाज, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी पुश दिया जा रहा है. बट दैट टेक्स अ लिटिल टाइम. क्यों टाइम लगता है कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रहे हो, it takes at least 3 to 4 years for that construction to take place. Relatively GCC सेटअप करना इजी होता है, क्योंकि आप एक रियल एस्टेट बिल्डिंग है, वहां पे आप वर्क स्टेशन लगा दो, पीपल विल स्टार्ट वर्किंग. सो इन द शॉर्टेस्ट रूट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो आपके डिनोमिनेटर है, उसमें अगर आप देखें तो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू एब्जॉर्ब द टैलेंट. एंड एज इट इज ये ऐसे ही नहीं हो रहा है. आई एम श्योर देयर आर बिग टेक कंपनीज जो इंडिया के गवर्नमेंट के साथ या जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ यही बात कर रहा है कि देखो, अगर ये H1B वीसा वाला प्रॉब्लम होता रहा तो इनवेरिएबली हम अपने ऑफशोर वर्क और बढ़ा देंगे. सो एज इट इज राइट नाउ अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्री इज फार मोर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी 10 to 15 years बैक. तो क्योंकि इंडिकेशंस आया है फ्रॉम द बिग टेक कंपनीज या फॉरेन टेक कंपनीज जहां पे ये एब्जॉर्ब होते थे बाहर जाके कि वी आर विलिंग टू एक्सपैंड आवर बेस इन इंडिया, लैंडस्केप इन इंडिया. तो इसी वजह से सरकार की तरफ से भी एक डेडिकेटेड अप्रोच देखने में आ रहा है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द इंडस्ट्री, ताकि वो टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी जाए. टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाने का एक और ऑब्जेक्टिव भी है, आपके कॉस्ट कम हो जाता है. बिकॉज इट्स अ वेरी, यस आई एग्री कि जीसीसी का मतलब सिर्फ कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इट हैज लॉट टू डू विद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इट हैज अ लॉट टू डू विद स्किल सेट्स. लेकिन फिर भी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी रहे, तो इस वजह से भी यू आर ऑल्सो ट्राइंग कि वो टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाए, क्योंकि वहां पे रियल एस्टेट कॉस्ट आपका रिलेटिवली कम होता है. क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होता है, तो आपके यू कैन हैव थोड़ा सा, आई विल नॉट से कि 50% सैलरी कम हो जाएगा, पर मार्जिनली थोड़ा इधर उधर कम होता है. Apart from that, you'll also have declutterization of the urban centers. Yeah, you can't have everything in tier 1 cities. Declutterization, आई एग्री. Declutterization एक बड़े, अब देखेंगे सिटीज लाइक बैंगलोर हैविंग प्रॉब्लम विद रियल ट्रैफिक. ये बहुत सारे, बॉम्बे में है, दिल्ली में भी ट्रैफिक का. तो अगर आप टायर, जैसे मान लीजिए अगर आप इंदौर में चले जाए या उज्जैन में चले जाए, बहुत सारे और जो डेवलप्ड शहर है, अच्छे शहर है, then invariably it will have an impact. So I think it's a जैसे Y2K प्रॉब्लम के बाद इंडिया genuinely डेवलप, उसमें NASSCOM एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था टू डेवलप दैट इंडस्ट्री, सो दैट Y2K के बाद, Y2K इशू जो हुआ था उसके बाद इंडिया के जो आईटी सेक्टर तब उभर के आ रहा था, उसका रेलेवेंस कम ना हो जाए. उसीलिए उस टाइम NASSCOM वर्क विद अदर इंडस्ट्री बॉडीज एंड द गवर्नमेंट की वो एक इंडस्ट्री बन जाए. आईटी इंडस्ट्री टुडे इज ऑलमोस्ट $300 बिलियन. किसी ने सोचा नहीं था, बहुत लोगों ने उस टाइम ये सोचा था कि Y2K प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो इंडिया के आईटी सेक्टर का रेलेवेंस भी खत्म हो जाएगा, बट ये ऐसा हुआ नहीं था. सिमिलरली जीसीसी में भी यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू रेप्लिकेट द Y2K मॉडल, कि जीसीसी में हो सकता है, कल हो सकता है कि एआई का और भी एप्लीकेशन बढ़ जाएगा, सो अ लॉट माइट बी टेकन ओवर बाय एआई, बट एआई के पीछे भी एक इंसान की जरूरत है. सो हाउ डू यू स्केल अप, आपकी स्केलेबिलिटी किस लेवल पे होगा, हाउ डू यू इंश्योर कि वो पूरा सेटअप ऐसा हो कि कॉस्ट वाइज, टैलेंट वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यू आर इन अ पोजिशन. कि जीसीसी में भी एक इशू ये है कि दूसरे देश भी ये कोशिश करेगा कि अरे इंडिया इज ट्राई टू गार्नर मोस्ट ऑफ द जीसीसीज ग्लोबली, so let us also set up similar base facilities in my own country. तो इस वजह से भी ये होगा. और as I stated, मुझे तो लगता है एक कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है कि इन जो टेकीज है जिनको H1B वीसा शायद
पिछले अगले 3-4 महीने में नहीं मिलेगा। उनको सामने खड़ा करके कोई एक मुहिम चलाया जाएगा कि देखो इसके लिए सरकार ज़िम्मेदार है। ये एक चलाया जाएगा ताकि वो इश्यू ना हो। गवर्नमेंट इज़ प्रोएक्टिवली वर्किंग टू एन्श्योर कि ये जो टैलेंट पूल अगले 3-4 महीने में या 6 महीने में इंस्टीट्यूट से निकल के आएगा, दे गेट एब्सॉर्ब्ड एल्सवेयर। सो इट इज़ अ वेरी प्रोएक्टिव प्लान नोइंग वेल कि ये जितना कुछ हो रहा है, चाहे वो आप देखेंगे क्रोनोलॉजिकली 25% टैरिफ, 50% टैरिफ, फिर उसके बाद नेपाल बांग्लादेश में हुआ जो, फिर उसके बाद डेड इकोनॉमी कहना, फिर उसके बाद आप प्रेशर देते रहो, रेजिम चेंज का कोशिश करना, फिर उसके बाद सैंक्शंस लगाना उन चबहार पोर्ट, फिर उसके बाद आपके H-1B वीसा वाला, ये सारे इज पार्ट ऑफ अ लार्जर प्लॉट। वो प्लॉट खत्म नहीं होगा, ये प्लॉट खत्म नहीं होगा। So you have to deal with the same people. You have to do business with the same people. At the same time, you have to find out alternates so that जहाँ जहाँ challenges है उसको आप address कर पाओ. And at the same time, you need to be careful and cautious and know कि भाई actually इनका मनसा क्या है. ये एक issue है क्योंकि जो शहर में रहते हैं, they are the most vocal. They have they have more access to the media. So you are trying to manage that as well. And invariably, इंडिया के गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा कि वहां पे H-1B वीसा खत्म हो जाए तो कहीं और चले जाओ, वहां का बंदोबस्त कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। यू विल डेफिनेटली यूज दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्केल अप। आज ये खबर पढ़ रहा था कि एनआरआई जो कम्युनिटी इंडिया के है उसमें जो एरोस्पेस कैपेबिलिटी या टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी है, some of the industry bigs are thinking कि how we can use that while we develop our own aerospace sector। वो important है और उसके ऊपर सरकार को भी सोचना चाहिए कि lateral entry कैसे आप उनको करवाए in our own domestic जो research institutes और organizations है जैसे DRDO में या फिर कहीं और। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको सर एग्जाम दे के फिर वो मतलब जो टिपिकल होता है, they can't do that। So we need to change processes। So there are multi-pronged approaches happening। GCC definitely अगर कोई H-1B visa problem नहीं भी होता, फिर भी GCC would have been a very big thing, an emerging sector। तो उसके लिए भी सरकार सोच रहा है। And I think इस पे now it is up to the individual state governments। कुछ state governments will be very proactive। जैसे मुझे I'm very sure आंध्र प्रदेश में ये सब जगह में कोशिश की जाएगी because they're very proactive। वो खुद जाके इंडस्ट्री से बात करता है। कुछ और स्टेट्स है जहाँ पे उतना प्रोएक्टिविटी दिखाया नहीं जाता है ना। जो जितना दिखाएगा वो वहां पे आएंगे, जो जितना बेहतर फैसिलिटीज देगा, लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पे बेहतर होगा, इंडस्ट्री विल गो देयर। बैक टू यू। यार वो लॉ एंड ऑर्डर दिस दैट वो तो आई मीन उसके अंदर कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, बट दैट दैट इज अ स्लो इम्प्रूविंग प्रोसेस, इट टेक्स अ लिटिल टाइम। माय पॉइंट अबाउट द capacity and all that stuff within India is very simple। देखिए लॉट ऑफ पीपल से कि भाई बाबूगिरी है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, विच इज ट्रू, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट अगर नहीं हो सकता था तो जो भी हम बैठे हैं अभी भी करके वो भी नहीं होता। That's one thing to consider here very, very carefully. That also wouldn't have happened. So yes, there are issues. There are multiple issues. It's not probably as easy as doing business in India as anything else. But एक चीज मैं आपको बता दूं, people who are involved in it and we interact with people and this and that. When you come to know, people are actually doing a lot of things, and the kind of growth that they're able to see is absolutely magnificent। हमारे अंदर एक वो भी है, वी हैव टू पुश थ्रू, द इंडस्ट्री डिमांड्स एंड दैट पुश विल एक्चुअली बेंड द चेंज, बेंड द कर्व। उसके अंदर कोई डाउट नहीं है मुझे। आई मीन देयर इज नॉट गोइंग टू बी वन फेल सूप ऑफ रिफॉर्म्स दैट विल चेंज एवरीथिंग tomorrow। Let's say you decide to do judicial reforms for that matter, just at the top of my head, you can't change every judge and his thinking, it's not going to happen, right? So you can do the Babugiri reforms, but you're not going to change every last Babu in this country. वो नहीं होगा. It'll take years before that happens. So the point is that we need to push forward as a society. We need to push forward as a community. We need to push forward as a this thing to demand this. And that public demand plus, of course, effort from the government, and you will find things will fall into place because there will be certain red lines that will be drawn, and those red lines when are crossed, then you know what happens.
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अब कुछ लोग रहेंगे वो हमेशा ही बोलेगा कि अरे! ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी पहले भी था लेकिन एक टाइम फ्रेजाइल 5 में था, अब मेजर 4 में आया है। तो उसके लिए जितना प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट जाता है, सरकार पॉलिटिकल लीडरशिप को मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट जाना चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी काम किया है, ऐसा तो नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी ने काम नहीं किया। सो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में अगर हम इतने पीछे थे, आज अगर इतना रैंक ऊपर आया है, तो वी हैव टू गिव क्रेडिट कि सरकार ने काम किया है और सरकार कैन नॉट वर्क विदाउट द ब्यूरोक्रेसी। तो जहाँ ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करना है, करना चाहिए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी कभी-कभी विद द राइट काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप जहाँ होता है, ब्यूरोक्रेसी काम भी करता है। तो वो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स यूएस में भी है। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में नहीं है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट पिछले 10 साल में हुआ तो बहुत कुछ है। उसको सस्टेन करने के लिए ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए। परसों शायद संजीव सान्याल जी ने भी जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर इतना अच्छा एक स्पीच दिया, मतलब सुनने में मज़ा आ गया और जहाँ जो लोग बैठे थे वहाँ, उनकी शक्लें देखने लायक थी। तो संजीव सान्याल जी जो मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द पीएमओ है, ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है, तो वो अगर ये बोल रहा है, दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज़ विलिंग, उनका कहीं न कहीं एक इंटेंट है कि कुछ चेंजेस लाना चाहिए। देखिए, चेंज हैज़ टू बी ऑलवेज़ इंक्रीमेंटल, चेंज सडन नहीं होता हर चीज़ में। द मोमेंट यू सडनली मेक टेक्टोनिक चेंज, फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब ट्रम्प का देखिए ना, ट्रम्प जो चीज़ कर रहा है, ट्रम्प के चीज़ में इम्पैक्ट नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि वो सडनली सब कुछ करना चाह रहा है। इफ यू सी पिछले 10 साल में ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हुआ है, सरकार ने बहुत कुछ किया है। मोर देन 4 टू 500 जितना मुझे पता है कि ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑफिशियल्स हैव बीन आस्क्ड टू लीव आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ देयर वर्क, ये हुआ है। एंड आई कैन से दिस बिकॉज़ आई वाज़ पार्ट ऑफ G20, मुझे पता है ये चीज़। देयर आर सम ब्यूरोक्रेट्स हू आर एक्सीलेंट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। सो उनके भी जितने सारे आइडियाज़ आता है, ऐसा नहीं कि सारे आइडियाज़ इंडस्ट्री से आ रहा है। मेनी ऑफ द आइडियाज़ हैव एक्चुअली कम फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट्स कि ये चीज़ करना चाहिए एंड दोज़ हैव हेल्प्ड। सो वो दोज़ इश्यूज़ विल बी देयर, बट ये जो है ना आपदा में अवसर, दैट थिंग इज़ बीइंग एड्रेस्ड। तो ये किया जा रहा है एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम वी मस्ट सपोर्ट द गवर्नमेंट instead of finding out faults. Some people will always find micro challenges in everything. देखिए, माइक्रो चैलेंज कभी खत्म नहीं होता है। अगर एक नेचुरल कैलामिटी आता है तो वो नेचुरल कैलामिटीज यूएस में भी आता है तो उसमें भी भयंकर उसका नुकसान होता है। वहाँ पे जो वाइल्ड फायर होता है, वी ऑल नो कि क्या प्रॉब्लम है वहाँ। बट एनीवेज, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज अ क्रिटिकल टाइम। यहाँ पे चैलेंजेस है और चैलेंजेस में ही यू इवॉल्व। मैं हमेशा कहता हूँ, ताइवान और इजराइल ये जो दो देश है ना, या फिर सिंगापुर, अगर आप इन तीनों में एक कॉमनैलिटी ढूंढेंगे, दे हैव परपेचुअल थ्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड दैट इज व्हाई दे हैव इवॉल्व्ड सो मच इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। जहाँ जो सिंगापुर के बारे में आई वाज, जब मैं था वहाँ पे, somebody टॉप इन द यूनिवर्सिटी में जो आते थे, एक वहाँ पे कहावत है, जैसे कि वी आर अ नेशन ऑफ येलो अमंग एन ओशन ऑफ ग्रीन्स। इसका मतलब है दैट इज ओनली द चाइनीज या फिर मेजॉरिटी कंट्री इन दैट रीजन विच आर अदरवाइज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज। तो उनके अपने चैलेंजेस है। इसराइल का तो सुबह उठते हो आप चैलेंजेस देखते हो, रात को सोते टाइम पता नहीं जिंदा रहोगे कि नहीं, कहाँ से कौन रॉकेट आ जाएगा। ताइवान हैज द सेम इशू। पर आप देखिए इन तीन देशों का जो इनोवेशन लेड ग्रोथ है, इट्स बिकॉज ऑफ परपेचुअल थ्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। और इंडिया के भी अगर आप देखेंगे, एवरी टाइम वी वर डिनाइड द टेक्नोलॉजी, एवरी टाइम वी हैड अ चैलेंज ऑफ कि वी विल, अब तो गया, that is the time you this country evolved. So this is, I think this is a great opportunity, historic moment. अब इसका हम क्या करें, सरकार को गाली दे के ही लोग अपना टाइम वेस्ट करें या जेन्युइनली कंट्रीब्यूट करें, दैट इज अप टू द पीपल ऑफ द कंट्री टू डिसाइड। क्योंकि गवर्नमेंट अपने तरफ से दूसरे किसी को ब्लेम नहीं दे रहा है। अगर आप गवर्नमेंट की देखेंगे, देयर इज नो सिंगल स्टेटमेंट अगेंस्ट एनी अदर, यूएस के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। जिस जो करना है वो कर रहा है। इट्स अप टू द इंडस्ट्री एंड आई थिंक इंडस्ट्री इज आल्सो ऑप्टिमिस्टिक, तो है ही, इन्वेस्टमेंट्स तो आ ही रहा है। मोर देन द इंडस्ट्री, फॉरेन इंडस्ट्री इज मोर ऑप्टिमिस्टिक कि यहाँ पे करना है, बिकॉज दे हैव फार बेटर अंडरस्टैंडिंग इन सर्टेन वेज। भाई इंडस्ट्री भी कर रहा है, इंडिया की इंडस्ट्री भी 10 साल पहले जो था, टर्नओवर देख के ही पता चल जाएगा कि अब कोई बोलेगा नहीं इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, मैं नहीं ग्रो कर रहा हूँ। इंडिविजुअली कोई ग्रो नहीं कर रहा है, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है।
पर इंडस्ट्री ग्रो करेगा तब जाके जॉब्स होगी, जॉब्स बेहतर होगी तब जाके सैलरी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तब जाके सैलरी बढ़ेगी। सो यू कैन नॉट हैव इंडिविजुअल ग्रोथ विदाउट द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, जीडीपी ग्रो कर रहा है। हमारे कुछ महानुभवी है, बोलते क्या अरे जीडीपी ग्रोथ हुआ तो क्या हुआ, पर कैपिटा थोड़ी बढ़ा है। अरे भाई साहब, पर कैपिटा इनकम तभी बढ़ेगा जब जीडीपी बढ़ेगा। ऐसा कोई देश है कि जीडीपी कम होता है लेकिन पर कैपिटा बढ़ जाता है? ऐसा नहीं होता। सो आई थिंक वी आर, हाँ चैलेंजेस बहुत बहुत है। इसके बाद ट्रम्प जब देखेगा इसका भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो कुछ और करेगा, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड आई थिंक दिस इज वेयर इंडिया इज आल्सो लर्निंग कि भाई बहुत हो गया, नाउ लेट्स हिट बैक। ये भी होगा, ये भी होगा। बैक टू यू। Yeah, I think we are seeing that time वो धीरे धीरे करके शुरू होगा, and let's see how that builds up. On that note, thank you so much. Please. एक स्मॉल स्टेटमेंट, ये जो जिन लोग ख्वाब देख रहे थे कि ये H1B वीसा वाला प्रॉब्लम आएगा और जेनजी एकदम रास्ते में सड़क पे उतर के बहुत कुछ कर देगा, ये अग्निवीर वाला प्रोग्राम के टाइम इन लोगों ने जो कोशिश किया था, ये हो नहीं रहा है ना, ये हो नहीं रहा है, बिकॉज दे हैव फेथ इन द गवर्नमेंट। तो ये इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बट नहीं आई वो एम वेरी हैप्पी दैट द गवर्नमेंट इज सीजिंग द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज। बैक टू यू। हाँ वो तो है, but there's miles to go before we sleep, as they say. तो बढ़िया है. I think this is a good time where we can all wake up and actually do something for once. On that note, भाई, thank you so much for that update. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and of course share this with your friends and families. And please, if you can, do contribute towards the channel. Details आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है. नमस्कार.